खालिद सैफुद्दीन साहब जगह पर बैठेंगे। क्या चल रहा? क्लास टीचर चालू हो गए, अभी खामोश बैठा ही था। चलिए जी इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। करते बनता मैंने कर दिया। तो भाई हमारे खुतबे सदारत का उन्वान है सदर जलसा। माइक में बोलिए, माइक करीब। ऐसा पकड़िए। आप ज्यादा सदर को यार तुम भी दिख रही ना। सदर जलसा सर माइक और ऊपर रखो। खत्म हो गया। चलिए सर, चलिए चलिए। मैं वही बोल रहा था। पढ़ने दो यार। अरे इधर देखो, जान दो, कुछ भी बोलेंगे अपन इधर पढ़ो। चलो शहर इस्तकबालिया जलसों की आमादगाह बन गया। वाह। मुख्तलिफ इदारों ने अपने इख्तियार के लिए किसी न किसी का सहारा लेना शुरू कर दिया। वाह। जलसे की सदारत के लिए किसी भी मैदान की मारूफ शख्सियत का इंतखाब किया जाना। इस्तकबालिया जलसे के लिए एक बड़ा कुशादा हल, 100-150 कुर्सियाँ, 2-4 माइक और बेहतरीन साउंड सिस्टम होना ताकि उनकी दबी हुई आवाज़ पिछली निशिस्तों तक आसानी से पहुंच सके। माइक ऊपर यार। चलिए बस अब एक ही मसला रहता है जलसे की सदारत का। जी अच्छा, ये बड़ा नाजुक मसला होता है। समझ में आ गया ना? अगर इसमें जरा सी भी भूल चूक हो जाए तो जलसे की कामयाबी की कोई जमानत नहीं। अच्छा, इस मसले पर बाज़ दफा आपस में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है। अब सही हुआ। हाँ, तो इस मसले पर बात। अरे परेशान मत करो यार। ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है। जलसा मुनाकिद करने वाले हजरात इस नाजुक मसले पर कई दिनों तक सर जोड़कर मीटिंगें करती हैं। उनके सामने शहर की मोअज़्ज़िज़ हजरात, उम्र रसीदा, पोसीदा और तड़ती हुई शख्सियतें, खुश पोशाक और खूबरू चेहरे एक फिल्म की तरह उनकी आजमाइश से गुजरती हैं। वो ये भी सोचते हैं कि कोई सजा याफ्ता या तड़ीपा उनके जलसे की कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज न होने पाए। अब जवान या किसी बच्चे को तो सदर नहीं बनाया जा सकता, उनमें सदर के औसाफ नहीं होते और वो ये नाजुक जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। इसलिए मसले सदारत पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा होता है और इसके हल होने पर उनके जलसे की कामयाबी का दारोमदार मुनहसर होता है। बकिया मसला ज़िमनी होते हैं, मतलब किसके मुबारक हाथों से फीता काटा जाए और कौन मेहमान खुसूसी की कुर्सी पर बड़ा जवान हो। मसले सदारत ही बड़ी टेढ़ी खीर। समझे आप? अगर ये बासानी सही पक जाए तो काफ़ी लजीज होती है। तैयारी कर और जलसे में एक लज्जत पैदा कर देती है। कुर्सी सदारत भी किसी ऐसी वैसी शख्सियत को निशिस्त नहीं देती जो इस पर बैठकर जलसे की कार्रवाई कर सके। सदर जलसा की तालीमी काबिलियत चाहे कुछ भी हो, वो देखने में बावकार हो, इसकी आवाज़ में शेरों जैसी धाड़ हो, इसकी चाल हाथी जैसी हो, वो जब निशिस्त सदारत पर जलवा अफरोज हो तो महफिल पर एक हैबत तारी हो जाए, सारे सामीन उसके तिलिस्मी शख्सियत में महव हो जाए। इन तमाम औसाफ के हामिल शख्स को ही कुर्सी सदारत ज़ेब देती है। लेकिन हमारे शहर में इन तमाम औसाफ की शख्सियतें महदूद चंद हैं और वो भी कभी सदर जलसा नहीं बन पाई। उन बेचारों को तो ये भी पता नहीं चलता कि किस मुकाम पर इस्तकबालिया जलसा मुनक़िद हो रहा है, और अगर इत्तेफाक से पता भी चल जाए
तो उनकी रसाई जलसेगाह तक नहीं हो पाती, क्योंकि मुंतजिमीन अपने ही हल्के से अपने जलसे के लिए सदर मुंतखब कर लेते हैं। उसे अच्छी तरह नहला धोला कर खुश पोशाक चढ़ा देते, फिर उसे रोगन और पाउडर से आरास्ता कर कर देखे हमने देख वहाँ से कर रहे हैं यही काम कर रहे आरास्ता करके चंद हवारियों के हमरा एक नई गाड़ी में ठूस देते। अब फिर वो काफिले के चक्र में जलसेगाह की तरफ रवाना हो जाते। उन्हीं के चंद अफराद जलसेगाह पर उनका पुरसवाब इस्तेमाल करते और अजीब व गरीब नारों की गूंज में खुद साख्ता सदर बेढंगी चाल के साथ पर करने लगते। हाँ अभी आए ना पोडियम पे, वो भी देखेंगे ना। अब आगे सुनिए। अच्छा, इसके साथ लातादाद हवारी भी इसकी तकलीफ करती है। फिर बेचारा कमजोर डाइस इन तमाम शोजों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाना पाता और किसी ज़दा इमारत की तरह जमीन पर आ जाता। वाह, इसी के साथ सदर अपने हवारियों के साथ जख्मी हालत में नजर आते। अगर किसी फोटोग्राफर की नजर इस मंजर पर पड़ती तो फौरन उसकी फिल्म बंदी कर लेता। प्रोग्राम के बाद होने वाला है ये सीन। जी जी करेंगे। और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता। ऐसे कई वाकयात हमारे मुल्क में पहले भी हो चुके हैं। मसले सदारत उन हजरात के लिए कोई मसला नहीं जिसके पास कीमती पोशाक हो। ऐसे हजरात हमातन सदारत के लिए अपने ड्राइंग रूम में तैयार बैठे रहते और दरवाजों पर नजरें गाड़े रहते कि कोई वक्त आए और हमें सदारत की पेशकश कर बैठे। बहुत खूब। और चंद गैर जरूरी हीले बहानों के बाद सदर बनने की हामी भर लेते। वाह, सदारत की कुर्सी पर बैठने का इश्तियाक इतना बढ़ गया कि मुकर्रर तारीख से कबल ही हमने रंगीन रहस्य की शुरुआत कर दी। वाह, अंजुमन से 2 दिन के लिए दूल्हे की कुर्सी किराए पर ले आए। वाह, शक की बीवी हैरत ज़दा हो गई। नहीं, बुढ़ा दोबारा दूल्हा तो नहीं बन रहा है। वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, इस्तेफसार पर जवाब देना लाजिम हो जाता है कि नहीं बेगम, एक प्रोग्राम में हमें कुर्सी सदारत पर बैठना है, इसकी रिहर्सल हो रही है। देखो तो सही, हम ठीक से बैठते हैं। इस पर बीवी आगे बढ़कर कोट को अच्छी तरह कुर्सी के हत्थों पर फंसा दी थी और इंतहाई खुशगवार अंदाज में कहती, खुदा तुम्हें सदा सदर बनाए रखे। आप में सदर बनने की तमाम तर सलाहियतें हैं, मगर बकौल अहमद उस्मानी वो खूबी नहीं जो सदर बनने के लिए होती। हसनैन साहब, सदर में एक खूबी वो है कि वो 12 नन्नों की भावच। बहुत अच्छा। वाह, 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 आप लोग तालियां बजाइए नहीं, आप शोबे से तालियां बजता है। 12 नन्नों की भावच का मजा तो आप ले सकते हैं। कहीं आप नूरुल हुसनैन को इस नाते में जोड़ ना ले। बहरहाल चंद लम्हों के बाद हमने दूल्हे की कुर्सी से निकलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कुर्सी के हत्थों में बीवी के ठोसे हुए कोट ने हमें जमीन दोस्त कर दिया। हमारी पुश्त पर भारी भरकम दूल्हे की कुर्सी औंधी पड़ी हुई थी। चंद लम्हों में हमारी ऊपर की सांस ऊपर रह गई। हमारी हालत ज़ार देखकर बेगम हमारी तरफ लपकी, मेरे नौमौलूद सदर। वाह, क्या लाया यार, मेरे बहुत अच्छा है। मेरे नौमौलूद सदर, कहीं हसरत इन गुंचों पर वाली कैफियत तो आप पर तारी नहीं। आंखें खोलो, कुर्सी सदारत के लिए उम्मीदवार उठो और दुनिया को बता दो कि सदारत का हक सिर्फ तुम्हारा है। अब आप में और घंटों कुर्सी सदारत से चिपके रहने की बेपनाह सलाहियतें हैं। नीम आंखों से हमने बेगम की तरफ देखा। जरा सी हरकत के साथ हमारी तकलीफ ज़्यादा करार न की। बड़ी जद्दोजहद के बाद बेगम ने कुर्सी के जलसे से हमें बाहर निकाला और हमारी टूटी हुई टांग को किसी कदर सीधा किया। बहैसियत सदर हमारे इंतखाब को कलअदम करार दिया गया। हमें अपने जलसे की कामयाबी के लिए तरोताज़ा सदर चाहिए जो कुर्सी सदारत की रौनक बख्शे, न कि व्हील चेयर पर बैठकर लंगड़ी सदारत के फराइज अंजाम। वाह, क्या तंज है यार, क्या तंज है। वाह, वाह। मुंतजिमीन जलसा ने हमारे हालत का पुरगौर मुशाहिदा किया और एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने सदारत के लिए हमें नामौजू करार दे दिया और फिर एक नए सदर की तलाश में निकल पड़े। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े कि एक मौका दीजिए,
इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम तक हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। कुर्सी सब वाह 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 वाह। कुर्सी सदारत ना दीजिए, हम गाँव देखिए पर बैठकर सदारत से खड़े देंगे। क्या बात। ऐसा जुल्म न करे, बड़े दिनों बाद हमारे नसीब खुले थे मगर इस वक्त ने हमारे कोर्ट को कुर्सी के हत्थे चढ़ा दिया, हम बड़बड़ाते रह गए और कारवां गुजर गया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जलसा सियासी हो या अदबी, इसमें बड़ी तादाद में हाजिरीन को जमा करना जितना मुश्किल है, इतना ही आसान किसी को सदारत के लिए तैयार करना है। ये और बात है। वाह वाह, क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे बीच में बोल के यार आपको बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी ये और बात है। जब किसी से कुर्सी सदारत संभालने की दरख्वास्त की जाती है तो बजाय फौरन तैयार नहीं होता, लेकिन सदारत की पेशकश पर इसके दिल में फुलझड़ियां। माइक आमिया ऐसे नखरे दिखाने वालों को की दुखती रग पकड़ना जानती है। आमिया हमारा कैरेक्टर है। जैसे अब्दुल मन्नान सईद खान। जी जी, सही सुना। एक मरतबा हम अदबी जलसे की दावत सदारत देने के लिए एक साहब के दौलत कदी पर पहुंचे। आमिया भी हमारे साथ थे। वो साहब लीडरों के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। सफेद बुर्रा कलफजदा खद्दर का कपड़ा पे, खद्दर का कुर्ता पायजामा, इस पर लीडरी की सिंबल जैकेट, गले में पार्टी के परचम का मफलर। हमने बाद अदब एहतराम इन्हें वह दावतनामा पेश किया और जलसे में मसनद सदारत कबूल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बज़ाहिर बड़ी बेइतनाई से पूछा, जलसा किस तारीख को है? हमने तारीख बताई। वो सोच में पड़ गए और बोले, ज़रा मुझे डायरी देख लेने दो, कहीं किसी और प्रोग्राम की डेट तो नहीं दिखाई दे रखा है। अगर मैं हाँ कह दूं और पहले ही से किसी को दिए गए अपॉइंटमेंट की वजह से ना आ सकूं तो आपको मायूसी होगी। आमिया को किसी भी बातचीत में बिना सोचे समझे मुंह मारने की पूरी आदत है। हमने इन्हें इस शर्त पर साथ लाए थे, वो इस जगह अपनी जबान को जो हर वक्त खुजाती रहती काबू में रखेंगे, बीच में हरगिज नहीं बोलेंगे। उन्होंने वादा किया कि वो दौरान गुफ्तगू दखल माकूलात नहीं करेंगे। साथ ही किसी का कौल भी दोहराया था कि दाना वही है जो ज्यादा सुनता और कम बोलता है। मौजूदा सदर ने जो रिवाइविंग चेयर पर बराजमान थे, मेज की दराज में से डायरी निकाली और इसे बगौर देखे फरमाया, क्या आप जलसे की तारीफ नहीं बदल सकते? उस दिन तो इतने प्रोग्राम है कि आपके लिए वक्त निकालना मुश्किल है। ये सुनना था कि आमिया से रहा नहीं गया। खस्मे वादे तोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं की, फौरन उठ खड़े हुए और हमारा हाथ कुर्सी खींच कर कुर्सी से उठाते हुए बोले, साहब के पास टाइम नहीं है, वो पहले ही इंगेज है। अपने प्रोग्राम के लिए इनसे वादा खिलाफी करवाना बुरी बात है। हम दोनों को उठता देखकर उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। हाथ के इशारे से रोकते हुए फरमाया, अजी कहाँ चले, जरा ठहरिए तो सही। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ये कहकर डायरी पर नजर जमा कर बोले, आपकी खातिर इस तारीख का एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वापसी पर आमिया ने मुस्कुरा कर कहा, जब वो डायरी देख रहे थे तो मैंने झुककर देखा था, डायरी में एक लफ्ज तक लिखा हुआ नहीं था। वो पब्लिसिटी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मौसूफ ने कहा, आप बस एक काम कीजिए, वो ये कि प्रोग्राम से 1 दिन पहले अखबार में ये इत्तला जरूर शाये करवा दीजिए कि जलसा मेरी सदारत में मुनक़िद हो रहा है। हमने करा दिया, हमने कराए ना। नहीं करा। अच्छा, व्हाट्सएप पे बहुत आया ना भाई। आगे चलो, ये जलसा मेरी सदारत में मुनक़िद हो रहा है। फिर मेज के दराज में से अपनी फोटो निकालकर हवाले करते हुए दूसरी फरमाइश कर डाली कि इस न्यूज के साथ मेरा फोटो भी देना मत भूलिए। देख ये बात है। ठीक है, शुक्र। अच्छा, सब बताओ कहाँ छोड़े थे तो? छोड़ो ना यार, जलसा शुरू होने से मैं 15 मिनट पहले घन गरज के साथ बारिश शुरू हुई और बारिश का जोर बढ़ता ही गया। हर कोई घर में दबका बैठा था। जो रास्ते में थे साहिबानों तले खड़े हो गए। साफ जाहिर था कि ऐसे तूफानी मौसम में कोई नहीं आ सकता।
हमने आमिया से कहा जलसा मनसूख, चलो घर चलते हैं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। बोले चाहे कोई बादल फट जाए, एक शख्स यहाँ आकर रहेगा। हमने ताज्जुब से पूछा, इतनी तेज बारिश में अदबी जलसे में शिरकत के लिए कौन आएगा? बोले वही जिसको तुमने कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज होने की दावत दी थी। वाह। हमने कहा नामुमकिन। बोला वो क्यों तशरीफ लाएंगे, ये मुमकिन नहीं। आमिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शर्त बदलने को तैयार हूँ, वो आकर रहेंगे, क्योंकि मनसबे सदारत पर फायज होने के ख्वाहिशमंद को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आमिया ने गलत नहीं कहा था। थोड़ी देर में हमने सदर जलसा को धुआंधार बारिश में रिक्शे से उतरते और घुटने बराबर पानी में चलकर अपनी तरफ आते। सभी सदर जलसा में एक बीमारी आम है। सुनिए जनाब। हाँ वही सुन रहा हूँ सभी सदर जलसों में एक बीमारी आम है जी। वो देर से प्रोग्राम में आते हैं। हाँ इसकी वजह मसरूफियत नहीं होती, वो तो सच धज कर जैसे दूल्हा बनने तैयार बैठे रहते हैं और मुंतजिम जलसे से फोन पर बार बार पूछते रहते हैं पब्लिक आई क्या, अब तक कितने लोग आए। ऐसा कीजिए, जलसा शुरू होने के आधे घंटे बाद बुलाने के लिए फोन कीजिए। फिर वही होता जो हमेशा होता आया है, दौरान जलसा पर पब्लिक की तरफ हाथ हिलाते हुए डायस पर चढ़ जाते और हाजिरीन की तरफ तालियां तरफ नजरों से देखते। बजाइए भाई, बजाइए। सब ख्वाहिश पूरी होगी ना। इसी के साथ ये मजमून सदर जलसा आपकी तालियों की गूंज में खत्म हुआ और सईद खान जैदी साहब, तहसीन अहमद खान, मेरे बचपन के दोस्त नदीम अहमद खान और फाती साहब। तंज़ो मिज़ाज का जो ये प्रोग्राम था आज का, यकीनन ये बहुत कामयाब रहा। कुछ तो लोगों के मज़ामीन ने आपको हंसाया, कुछ उनके पढ़ने के अंदाज ने, कुछ तो सामीन के जो रिमार्क्स थे, जो उनके शोशे थे, उसने आपको महसूस किया। बहरहाल मेरा काम तो ये है कि आज जो कुछ पढ़ा गया उसके बारे में बात करूँ। तो सबसे पहले अबू बकर रहबर साहब ने अपना मिजाहिया मजमून पढ़ा। इस मजमून की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो थी इसकी ज़बान, कि जिस खूबसूरत ज़बान का इस्तेमाल अबू बकर रहबर ने किया और इतनी खूबसूरत ज़बान में उन्होंने मिजाज के पहलू भी ढूंढे और बहुत बरजस्ता जुमले और बहुत मेहनत से उन्होंने ये मजमून लिखा। और ये मजमून तो अगर किसी भी रिसाले को ये भेजे तो ये हाथों हाथ छप जाएगा। मेरी मुश्किल ये है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से, ही तो खैर मेरे जूनियर है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से जो भी लिखने पढ़ने वाला है तो उसको हमेशा ये मशवरा देता रहा कि भाई इशार की तरफ भी तवज्जो दो। अखबार तो है, ठीक है, अखबार एक दिन की तारीख है, अखबार को आप महफूज कितने दिन रख सकेंगे, लेकिन किसी रिसाले में कोई चीज़ आ जाए तो फिर वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। दूसरा मजमून हमारे बहुत ही चहीते छोटे भाई तहसीन अहमद खान। तहसीन अहमद खान असल में लिखते कम हैं, ये चलते फिरते मिजानिगार हैं। ये कब क्या शोशा छोड़ेंगे, कब बात को किस तरह मिजाज में बदलेंगे, कि उनके बाएं हाथ तक। लेकिन आज के मजमून में उन्होंने मिजाज के बहुत अच्छे छक्के लगाए और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसको पेश भी किया, खुद भी हंसते रहे और लोगों को भी हंसाते रहे। इसके बाद हमारे शहर के सबसे उम्दा मिजानिगार, जिनका नाम आज सिर्फ औरंगाबाद और मराठवाड़ा में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, इन्होंने ऐसी बदहवासियां फैलाई, सही है, हर सही, जगह, बिल्कुल सही, हर जगह इनका चर्चा है। मैं बाहर जाता भी हूँ तो लोग पूछते हैं कि भाई ये कौन साहब है, इनकी किताब मिली लेकिन इनके मज़ामीन पढ़ने को नहीं मिले। किताब में एकदम सारे मज़ामीन आए,
मैं बोला उन्होंने बहुत एहतियात से लिखे, बाहर में जाना चाहिए, तो ये कोशिश में वो थोड़े से लेट हो गया। सईद के पास जो सबसे बड़ी खूबी है वो है सिचुएशन कॉमेडी। देखिए, एक कॉमेडी तो ये होती कि आप जुमलों से जुमला मार के पैदा करते हैं, एक ये होता है कि कोई जुमला बरजस्ता आया और बरजस्ते पे फिर बरजस्ता जुमला है। लेकिन सिचुएशन कॉमेडी में ये होता कि एक मुसलसल कहानी चलती है और वो जो तसलसल है उसका, वो कारी को पूरी तरह से बांधे रखता है और कारी उसके बाद उसको मिजाह के जुमले की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे सिचुएशन कॉमेडी आगे बढ़ती जाती है वो महसूस होता जाता है। सईद की किताब पर इत्तेफाक से एक लफ्ज लिखा हुआ है कि ये इंशाइया निगाह है। मैं समझता हूँ सईद इंशाइया से ज्यादा मिजाह निगाह है, क्योंकि इंशाइया के अंदर एक ऐसी हल्की फुल्की तहरीर होती है जिसके पढ़ने से कारी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट है, वो इंशाइया। लेकिन मिजाह में आदमी हंसता भी है, उसका तबस्सुम भी जाहिर होता, वो कभी कभार खैखा भी लगाता और कभी अच्छी तरह से मतलब अपने आप पे अपने दिल में भी हंसता है। तो सईद खान ज़ैदी हमारे अहद के यकीनन एक बहुत अच्छे मिजाज निगार है। सिचुएशन कॉमेडी का जो सवाल है, इसको सबसे पहले पितरस बुखारी ने बढ़ता था। आप उनके देखिए, एक पतली सी किताब है, उनकी कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, लेकिन उनके जिक्र के बगैर मिजाह की तारीख मुकम्मल कभी भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने सिचुएशन कॉमेडी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है फिर कन्हैयालाल कपूर और फिकर तोनसरी के पास, वहां से फिर वो गई पाकिस्तान के मशहूर मिजाह निगार मुश्ताक यूसुफ, उनके पास भी बहुत ज्यादा सिचुएशन कॉमेडी, बहुत काफी सेहतमंद किताबें हैं, लेकिन जब आदमी हाथ में वो पकड़ता है तो पूरी किताब खत्म करे तक कि वो उठता नहीं है वापस। तो उन्होंने इस्तेमाल किया। मुश्तबा साहब के पास भी सिचुएशन कॉमेडी है और कमोबेश सईद ने भी अपनी पूरी सलाहियतों के साथ सिचुएशन कॉमेडी को ही इस्तेमाल किया। और ये मिजाह का सबसे मुश्किल पहलू, सबसे मुश्किल असलूब है कि कोई सिचुएशन कॉमेडी लिखे। तो बहरहाल सईद खान साहब को मैं फिर एक बार मुबारकबाद दूंगा। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आमतौर पर ऐसा होता है कि हम दोस्ती में कभी एक दूसरे का एतराफ़ नहीं करते, क्योंकि रोज़ मिलते हैं, जब भी मिलते हैं हंसी मजाक करते हैं, हंस बोल लेते हैं, लेकिन वो इजहार कभी नहीं होता कि वाकई हम उनसे कितने करीब हैं। तो आज मैं सईद को ये बताना चाहता हूँ कि सईद, तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो। वाह, मैं तुमको बेइंतहा चाहता हूँ और यही वजह है कि सईद ने जब भी मुझे आवाज़ दी मैं दौड़ा चला, क्योंकि देखिए मिजाह लिखना आसान काम नहीं है, मिजाह बहुत मुश्किल काम। क्योंकि बाज़ वक्त ये होता है कि मिजाह के नाम पर हम मजमून पढ़ते हैं, पूरा मजमून खत्म होने के बाद भी सोचना पड़ता है कि इसमें मिजाह हुआ, थोड़ा हुआ वैसे। लेकिन मिजाह को इस तरह से लिखें कि हर दूसरे तीसरे जुमले के बाद आपको जरा सा सही, छोटा सा सही, बड़ा सही, कोई ऐसा जुमला जरूर निकल आए जो आपको हंसने पर मजबूर करे, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करे या आपके दिमाग को रोशन करे। तो बहरहाल ये आज का ये था। उसके बाद कुछ उसके बीच में उसके बाद जो है हुसैनी कौसर साहिबा का एक मजमून पढ़ा है, वो मुझे नहीं मालूम वो मिजाह था या इंशाइया था। तो मुझे इस पर एक वाकया याद आ रहा है कि जब काजी सलीम हयात थे तो वजाहत कुरैशी के घर में अक्सर हर महीने में एक अदबी नशस्त होती थी, जिसमें शोरा कलाम भी सुनाते थे, हम लोग अफसाने भी पढ़ते थे, मिजाह निगार। तो ऐसे ही एक नशिस्त थी जो जाफर जमाल आए और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने काजी साहब की तरफ देखे बोले कि सलीम भाई, मेरे ये मिजाहिया मजमून का अनुमान महंगा गाड़ी है और ये थोड़ा थोड़ा वल्गर है,
जब पूरा मजमून खत्म हुआ और जाफर जमाल ने जब उनकी तरफ देखा तो काई सलीम ने कहा, भाई तुम बहुत झूठ बात करते हो, ये ना मिजाजिया मजमून था ना ये वल्गर मजमून था, ये तो कुछ और ही चीज है। तो उन्होंने फिर ऐसा देखे और बोले कि फिर ये क्या था? तो खाई साहब ने बोले कि मैं बशर नवाज से पूछूं, क्योंकि अदब की नई नई इस्लाम को वही जानता है कि कौन सी आ रही है। तो इस तरह का मिजाज, मैं बता दूं ना, मिजाज बहुत मुश्किल फन है। मैं क्यों भागा मिजाज से, ये देखिए उसका भी एक वाकया सुन लीजिए। मैं कंटिन्यूअस मिजाज लिखता था और रोजाना एक मेरा कॉलम आता था, फरमाया डेली आता था। और आलम यह था कि लोग सबसे पहले उसको पढ़ते थे और मेरी काफी शोहरत भी हो गई थी उस जमाने में भी। और सईद उस जमाने में औरंगाबाद टाइम्स में लिखते थे, मैं आज में लिखता था। अलीम बाशवान हमारा एक दोस्त था जो बहुत अच्छा मिजाज लिखता था, वो है तो उसका अपने अखबार में वो लिखता था। तो हुआ ये कि एक मरतबा हैदराबाद से कुछ अदीब शायर आए थे और यहाँ एक सहाफी थे हुसैनी जावेद। उन्होंने बोले भाई आज ऐसी ऐसी नशिस्त है और आप आइए, आपका मिजाजिया मजमून। मैं पहुँच गया वहाँ पर। तो पहले शायरी हुई, फिर अफसाना हुआ और उसके बाद हुसैनी जावेद ने बोले अपने कॉम्पेरी में बोले कि मिजाज की हैसियत अदब के दस्तरखान पर चटनी और अचार की तरह। तो मैं अब्दुल रसलन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी चटनी पेश करें। तो मैं गया, मैं खड़ा रहा, मैंने बोला माफ कीजिए, मैं चटनी बनना नहीं चाहता, मैं आज से इस मिजाज को खुदा हाफिज़। और उसके बाद फिर मैंने मिजाजिया मजमून नहीं लिखा। लेकिन चूंकि मिजाज की बीमारी तो थी, मर्ज तो इतनी जल्दी जाता नहीं, मैंने मजामी नहीं लिखे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं खाके लिखने लगा, तो खाके में कहीं कहीं जो मिजाज की बात आना थी वो आती रहती थी। लेकिन बहरहाल मिजाज लिखना चाहिए, वो मेरा भी मुमकिन गलत फैसला था, क्योंकि किसी के बोलने से ना चटनी बनती ना कुछ ये होती है। आज मुश्ताक अहमद यूसुफी अदब का बहुत बड़ा है, वो सारे अवार्ड जो बड़े शायर या बड़े अफसाना निगार, बड़े नॉवेलिस्ट को मिलते हैं, वो मुश्ताक अहमद यूसुफी को मिल चुके हैं। तो आपका फन अगर जानदार है, आपके फन में अगर खूबियां हैं, तो आप यकीन जानिए आपकी पिछलाई होगी। तो बहरहाल इस तरह से ये आज का प्रोग्राम चला। उसके बाद सदर साहब का हशर तो आप देख ही चुके हैं। बहुत प्यारा सदर है। सदर साहब असल में बहुत बेतकल्लुफ दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है और सभी के बहुत चहीते हैं, इसलिए उनके साथ वैसे भी लोग मजाक करते हैं। और खालिद सैफुद्दीन नाम की जो चीज यहाँ बैठी हुई है, ये आदमी उनके साथ आज से मजाक नहीं कर रहा, तकरीबन 30 साल से लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ उनके बारे में सुनाते रहता है। तो मोइज हाशमी का जो मजमून था तो सदारती मजमून था, मेरी क्या मजाल कि मैं उसके खिलाफ कोई लफ्ज बोलूं, लेकिन मजमून बहुत अच्छा था। आज का मजमून वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि इस तरह के सदर हमने भी देखे। खालिद को भी याद होगा कि जब हम प्रोग्राम करते थे और किसी सदर के पास जाते थे तो उसको बोलते थे, सर हम लोग आपको मालूम है स्टूडेंट्स हैं, ये है, तो लोगों के पैसे अगर आप दे दें तो वो तो अच्छा ठीक है, फूल अपने आप मंगाइए देना, आप मंगाइए देना, आप हमको दे दीजिए, हम ला लेंगे। तो पैसे देते थे, बोलते मियाँ हार अच्छा लेके आओ। फिर आहिस्ता से मोइज या कोई और बोलता था, तो दरमियान में जो चाय, उसके भी पैसे हम सदर से ही वसूल करते थे और उसको बड़ी इज्जत से बिठाकर प्रोग्राम करते थे। तो मोइज का मजमून इस लिहाज से बहुत उम्दा मजमून था। नहीं, आज मोइज साहब ने सदारत के कोई पैसे दिया, लेकिन ये मालूम नहीं हमको कि घर में उनका क्या हशर हुआ या वहाँ से इजाजत कैसी मिली, क्या क्या हुआ, वो उन्होंने सिर्फ राज में रखे, मैं भी राज में रखता हूँ, हम लोग इस पर सोचेंगे भी नहीं। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सारे मज़ामीन अच्छे पढ़े गए और सबसे बड़ी बात ये
कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे शुक्रिया। तो मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को सुना, बर्दाश्त किया और इतनी देर तक बैठे रहे। आप तमाम का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नूरुल हसनैन साहब। ये जो गुलपोशी होती है ना, गुलपोशी, तो उसका एक सच्चा वाक़या आपको सुनाता हूँ प्रोग्राम खत्म करने से पहले। एक बहुत मशहूर शख्सियत हुआ करती थी अपने इस मराठवाड़ा में, उनका नाम था रशीद इंजीनियर साहब। नासिर नादी भाई आइए ना अंदर, प्लीज प्लीज आइए ना। रशीद इंजीनियर साहब, तो काफी पुरानी बात है ये, 88 की बात होगी, 1988 की। वो रात 3 बजे हमारे घर आए परभनी से, और बहुत बेचैन तबीयत के मालिक थे। उन्होंने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, बोला इतनी रात को, बोले परभनी से आ रहा हूँ। तो उस वक्त दिल्ली का जो फ्लाइट है वो सुबह 6:50 को यहाँ पे लैंड करता था। तो कहा कि हमारे एक मेहमान आ रहे हैं दिल्ली से और उनकी गुलपोशी करना है एयरपोर्ट पर। तो जिस सोसाइटी से वाबस्ता थे वो, परभनी एजुकेशन सोसाइटी, उसके सदर हुआ करते थे डॉक्टर मजहर मलिक साहब। तो मैंने कहा ठीक है, मगर अब इतनी रात सर्दी कड़ाके की, फूल मिलेंगे? नहीं, कुछ भी करो, फूल लेके आओ। अब हम वहाँ से निकले, हमारे दोस्त, बुजुर्ग दोस्त, बड़ी शख्सियत औरंगाबाद की, उनके घर गए, लोटा कारंजा। पहले तो हमने पूरे दुकानें देख लिए, सब बंद थी। अक्सर रात में खुली रहती थी ना, बंद थी। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, वो फूल होना। तो उन्होंने कहा कि कब होना? मैं बोला वो सुबह 7 बजे मैं ला दूंगा। बोले कैसे लाएंगे? आ जाएंगे। बोले अब 1 घंटे के बाद वो बड़ी टोकरी में फूल लेकर आए। हम सुबह एयरपोर्ट गए, वो हार दे दिए, वो साहब ने पहन लिए, बहुत खुश हुए। कितना बड़ा हार। बाद में उनसे पूछा ये कैसा मिला? बोले मैं एक तदफीन में गया था। बोले ये रियल वाकया है। तो बहुत खूबसूरत चादर थी, बोले उसको पूरा लपेट लिया, बना के लाके दिया। तो मैंने कहा कि अरे मेरे भाई, ये तो बुरी बात है, बहुत बड़ा आदमी है। वो रिश्तेदार थे उनके, नहीं, बहादुर यार जंग के रिश्तेदार थे जो मेहमान थे। तो मैंने बोला यार अल्लाह ही बस उस पे रहम करे। और देखिए गुमान, यहाँ से जाने के 4 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ। ये वीजा। अरे जो नूरुल अपने मोइज हाशमी है ना, इनका एक वाकया सुनिए। आर वेंकट रमन हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया होते थे, फवाद को याद है वो। अब बोले आज आर वेंकट रमन साहब से मिलना है। मैं बोला मोइज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे मिलेंगे? तो बोले मैं बॉस, तू पिए। वो खुश लिबास तो पहले से है और खूबसूरत भी हुआ करते थे, दांत भी पूरे थे उनके। गए ना सूबेदारी गेस्ट हाउस में। अब चूंकि हम दोनों एक ही ऑफिस में थे, रात दिन साथ ही रहते, मतलब थोड़ा बुरी बात है, सिक्योरिटी कितनी देने। अब बिल्कुल डेयरिंग से घुसने के बाद वो सिक्योरिटी आ गई। कौन है? तो मोइज बोले वेंकट रमन किधर है? फैक्ट है यार। दोनों सब अंदर बैठी, आइए। अंदर गए, हाथ मिला दिया, मुसाफा हो गया। भाई बहुत ग्रेट आदमी थे आर वेंकट रमन। उन्होंने पूछा नहीं तुम है कौन, कैसे आए, क्या है? जब हम उनसे मिलके निकले तो पूरी सिक्योरिटी सलामी दे रही, क्योंकि बाहर वेटिंग में उस वक्त ये पुलिस कमिश्नर नहीं हुआ करता था, उस वक्त एसपी कलेक्टर सब, और सब हमको देख रहे कि ये जाके मुसाफा करके आए, ये मोइज हाशमी। तो मैं अतर भाई से गुजारिश करूंगा और राजिक से कि एक शख्स उसमें से डाइस पर बैठे हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, और राजिक आप सामाइन का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों अतर भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये पूरा प्रोग्राम अतर ने
अपने बूते पर इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है। अस्सलाम वालेकुम।